सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पीके सेल। पीके मूवी की बात नहीं हो रही है यहाँ, पीके प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरली कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे बीच बीच में भी और कुछ लेक्चर के एंड में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पिछले 4 लेक्चरों से मैं यही बताती आ रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन बता सकते हो, तो बता सकते हो आप। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव या फिर लेस डेवलप बोल दो आप। और क्रियोन का मतलब क्या होता है? क्रियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब क्या है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो लेस डेवलप होता है, प्रिमिटिव होता है, बहुत ही लो लेवल का न्यूक्लियस होता है। तो इसे हम डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर लिखा है तो ठीक है, अभी यहाँ रिवाइज ही हो रहा है, लिख लो एक बार फिर से। अगर हम एग्जाम्पल्स की भी बात कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल्स, बोलो। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मैंने आपको बताया था कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल होता है। 0.3 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है। उसके बाद पीपीएलओ, इसी का एक सखा दोस्त पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं, बैक्टीरिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप किसी बैक्टीरिया का नाम जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो एक बैक्टीरिया का नाम निकालना सीखो। सबसे पहले देखो उस बैक्टीरिया के नाम में ही बैक्टीरिया आता है, आपने सुना भी होगा, इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया 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 को हम एक और प्यार से हम एक और नाम से भी जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोला? साइनोबैक्टीरिया भी तो बोल सकते थे हम। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। तो देखो यहाँ सियान जो है ना, सियान का मतलब होता है ब्लू, ब्लू कलर। और ग्रीन क्यों बोला? क्योंकि ये एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक। एल्गी क्यों बोला? कि एल्गी जो होती है वो सबसे लोअर लेवल की एक प्लांट होती है, बहुत ही लोअर लेवल की प्लांट होती है जो अपना खाना खुद बना सकती है। प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन क्या बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकता है? नहीं। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया, इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो है ये ब्लू पिगमेंट का यूज करके, इसलिए इसे सायन बोला गया, ब्लू पिगमेंट का यूज करके अपना खाना खुद बना लेता है सनलाइट से। तो इसलिए इसे बोला गया ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे काफ़ी चैप्टर्स में इनका नाम आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम स्पीसीज के ही नाम है। ओके, तो अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले लेक्चर में भी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छोटे होते हैं। किन से? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है उनका, 1 से 2 माइक्रोमीटर उनका लेंथ होता है। और वहीं अगर हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो इसके 10x बड़ा होता है, वो इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा, मतलब 10 से 20 माइक्रोमीटर उनका
साइज होता है, मोटा मोटा लेके चल रहे हैं तो हम। तो एक बात और लिख लो आप कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो जब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म छोटा है तो इसे डिवाइड होने में भी टाइम नहीं लगेगा। मान लो कोई चीज़ छोटी है, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो डिवाइड करने में, मान लो ये दो चीज़ हैं, अगर ये 1 से 2 बनाएगा तो इसको डिवाइड, देखो समझो, मान लो ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई भी इसके, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कोई भी प्रेजेंट, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, प्रोक्सीसोम, कुछ नहीं होता इसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। तो इसे डिवाइड करने में काफ़ी कम टाइम लगता है। तो ये क्या करते हैं, ये काफ़ी कम टाइम में अपना डिवीज़न कर लेते हैं, मतलब एक सेल से 2 सेल बना लेते हैं। लेकिन वहीं यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड होने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी बात को नीचे लिख लो कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म are smaller than eukaryotic cell. And they divide faster. इसलिए ये अपने आप को डिवाइड भी जल्दी कर लेते हैं। देखो जैसे अगर मैं अपना एक सेल निकालूं, मान लो मैंने अपना एक सबसे टिपिकल, मतलब सबसे कॉमन सेल मैं क्या निकाल सकती हूँ, अपने चिक का सेल निकाल सकती हूँ। तो मेरा जो सेल है, एक सेल को डिवाइड होने में 24 घंटे का टाइम लगता है, 24 आवर्स का टाइम लगता है। लेकिन वहीं एक बैक्टीरिया ई कोलाई, वो अपने आप को एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट करने में उसको केवल 20 मिनट का टाइम लगता है, केवल 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड कर लेता है। तो यहाँ आप एग्जाम्पल लिख लो कि जो ह्यूमन चिक सेल होता है, ह्यूमन चिक सेल उसे डिवाइड होने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। और वहीं अगर एक बैक्टीरिया की बात करें, ई कोलाई से सिर्फ 20 मिनट लगता है डिवाइड करने में। और ये जो ई कोलाई अगर हम इनको पेट्री प्लेट में डालें, अगर अपने ह्यूमन चिक सेल को और एक ई कोलाई सेल को लेबोरेटरी कंडीशन में कुछ खाने पीने की चीज़ें डालकर रख दे, तो अगर वहीं ह्यूमन चिक सेल को 24 आवर्स लगते हैं डिवाइड होने में, और ई कोलाई क्या करता है, वो 20 मिनट में ही डिवाइड हो जाता है। आगे हम पढ़ते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूजुअली कितने टाइप के होते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया हैज़ 4 टाइप्स। सबसे पहला जो बैक्टीरिया होता है वो होता है कोकस या कोकाई बोल सकते हो। ये गोल होता है तो इसलिए हम राउंड या स्पैरिकल बोल सकते हैं, इसका शेप राउंड या स्पैरिकल। तो देखो अगर एक कोकस प्रेजेंट है, ये क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में बता रही हूँ मैं। अगर एक कोकस प्रेजेंट है, सिंगल कोकस, तो इसे हम बोलेंगे मोनोकोकस। एक के लिए हम मोनो वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकोकस, मोनोकोकस। और अगर ये 2 प्रेजेंट है एक साथ, तो इसे हम बोलेंगे डिप्लोकोकस। एक गोला था, इसे हमने क्या बोला, मोनोकोकस, लेकिन 2 गोले हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया क्या करेंगे, चेन में प्रेजेंट हो जाए, चेन बना ले एक तरह से, तो इसके लिए हमारी बायोलॉजी में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस। और स्ट्रेप्टोकोकस का आपने नाम भी सुना होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बैक्टीरिया है एक जो निमोनिया कोज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस है ये। और उसके बाद
अगर यही बैक्टीरिया, ये कोकस जो है क्लस्टर में प्रेजेंट है, जैसे अंगूर होते हैं गुच्छे में प्रेजेंट है, मतलब गुच्छे में प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। ऐसे अगर गुच्छे में प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। समझ गए। देखो जब एक गोला था, मतलब सिंगल गोला था, तो उसे हमने क्या बोला, मोनोकोकस। जब यहाँ पर दो गोले थे, दो गोला था, तो इसे हमने क्या बोला, डिप्लोकोकस। उसके बाद अगर चेन में प्रेजेंट है ये, तो हम इसे बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर 3 प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे ट्राइकोकस, 4 है तो टेट्राकोकस। और अगर क्लस्टर में प्रेजेंट है तो उसके लिए हमारी बायोलॉजी में एक शब्द यूज होता है, स्टेफाइलोकोकस। सबसे पहले बैक्टीरिया को समझ आ गया। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड जो बैक्टीरिया वो है बैसिलस। बैसिलस जो होता है वो रोड शेप का होता है, बल्ला शेप, रोड शेप। देखो इसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, और इसके सेंटर में, इस बैक्टीरिया के सेंटर में राउंड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर। ये जो एंडोस्पोर है ये किस केमिकल का बना होता है, ये बना होता है हमारा कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का। याद करना पड़ेगा आपको, CALCIUM, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड, पिकोलिनिक एसिड। क्या करता है ये, इस बैक्टीरिया के सेंटर पर प्रेजेंट हो, क्या करता है ये इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो लिख लो, प्रोवाइड रेजिस्टेंस मतलब प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया। समझ आया। तो देखो सबसे पहले क्या था, बैसिलस है। बैसिलस क्या होता है, रोड शेप होता है। रोड शेप मतलब बल्ला शेप होता है, और इसके अंदर मतलब इसके सेंटर पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पोर। एक स्पोर बनता है जिसका नाम होता है एंडोस्पोर। ये जो एंडोस्पोर है ये एक केमिकल का बना होता है जिसका नाम होता है कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। क्या करता है ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मान लो अभी मुझे प्रॉपर टेम्परेचर, मान लो मैं एक बैक्टीरिया हूँ, मुझे अभी प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइट, प्रॉपर प्रेशर, सब कुछ एकदम अच्छी कंडीशन है, तो मैं ग्रो कर जाऊंगी। लेकिन अगर प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर प्रेशर, प्रॉपर लाइट, ये सारी चीज़ें ना मिले, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया अपने अंदर एक स्पोर जनरेट कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पोर। और ये एंडोस्पोर इन बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। समझ आया। तो देखो एक और बात लिख लो आप नोट डाल के, बायोलॉजी में कहीं भी एंडो शब्द आ जाए, एंडो इसका मतलब होता है इनसाइड, और अगर एक्सो आ जाए इसका मतलब होता है आउटसाइड। तो एंडोस्पोर क्यों बोला, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर है इसलिए इसे एंडो बोला। अगर बाहर होता तो हम इसे एक्सोस्पोर बोलते। ओके, अब देखो, अब हम थर्ड बैक्टीरिया के शेप को जानेंगे। तो थर्ड जो होता है वो होता है हमारा विब्रियो। थर्ड होता है विब्रियो। विब्रियो जो होता है ये कोमा शेप होता है, कोमा शेप होता है। देखो इस तरह का से, एक सेकेंड यार, स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। अच्छा बन गया। ये क्या होता है, विब्रियो होता है, कोमा शेप बैक्टीरिया होता है। ओके, अब हम फोर्थ बैक्टीरिया को देखते हैं। ये होता है हमारा स्पाइरुलम।
स्पाइरुलम। स्पाइरुलम जो होता है ये स्प्रिंग शेप का होता है या स्पाइरल शेप बोल सकते हो आप। आपकी जो नोटबुक होती है, जो स्पाइरल वाली नोटबुक होती है, देखो इस तरह से, ये जो स्पाइरल वाली नोटबुक होती है इस तरह का ये बैक्टीरिया होता है। तो इसका शेप क्या होता है? स्प्रिंग, स्प्रिंग या स्पाइरल लिख सकते हो। देखो ये इस तरह से कुछ दिखता है और इसे मूव कराने के लिए इसके दोनों एंड पर लगे होते हैं फ्लैजिला के गुच्छे। इसके दोनों एंड पर क्या लगे हुए हैं? ये फ्लैजिला। फ्लैजिला ये क्या करते हैं? फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। इस बैक्टीरिया को मूवमेंट के लिए इस बैक्टीरिया के दोनों एंड पर क्या लगे हुए हैं? फ्लैजिला। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। बैक्टीरिया हैज 4 टाइप्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं जनरली। सबसे पहला आता है हमारा कोकस। कोकस जो है वो गोल गोल होता है। अगर एक कोकस है, सिंगल कोकस है, तो उसे हम बोलेंगे मोनोकोकस। अगर 2 कोकस है तो डाइकोकस, डिप्लोकोकस या डाइकोकस बोल सकते हो। अगर चेन में प्रेजेंट है तो उसे हम स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं, और अगर क्लस्टर में प्रेजेंट है, मतलब गुच्छे में प्रेजेंट है, तो उसे हम स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। समझ आया? अब देखो बैसिलस, और ये पूछा जाता है, बैसिलस जो होता है वो रोड शेप होता है। इसके बीच में एक एंडोस्पोर प्रेजेंट होता है, एक स्पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पोर। ये डाइपिकोलिनिक एसिड का बना होता है और ये बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद स्पाइरुलम होता है, स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया होता है। इसके दोनों एंड पर फ्लैजिला के गुच्छे लगे होते हैं इसे मूवमेंट करवाने के लिए। और एक होता है विब्रियो कोमा शेप बैक्टीरिया होता है। ओके, और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। एक बार नोट कर लो आप। तो देखो, अगर आप पिछले लेक्चर्स रिवाइज नहीं कर रहे हो और आगे के लेक्चर्स पढ़ रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर मैं आपसे अभी बोलूँ कि जो बैक्टीरिया होता है सबसे छोटा लिविंग सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है, और उसका जो लेंथ होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ये सबसे छोटी सेल होती है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि एक और सेल है, एक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसका जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है, तो आप कहोगे ये कैसे? तो पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे छोटा है, लेकिन ये क्या है? लेंथ है। और ये क्या है? ये मैंने यहाँ पर PPLO का साइज लिखा है। PPLO भी एक माइकोप्लाज्मा होता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको पिछले लेक्चर्स रिवाइज करने पड़ेंगे। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे हम। देखो, दुनिया में काफ़ी सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन हम सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो बना नहीं सकते। तो देखो, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के स्ट्रक्चर मोस्टली कॉमन होते हैं। तो हम यहाँ पर एक ऐसे डायग्राम से समझेंगे जिसमें दुनिया के सारे जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको पता है 2 बाउंड्री हमें देखने को मिलती है। एक सेल के अंदर हमें 2 बाउंड्री देखने को मिलती है। बाहर वाली बाउंड्री को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बोलो। बाहर वाली बाउंड्री को बोला जाता है, लिख लो, सेल वॉल। सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है, ये जो सेल वॉल है ये काफ़ी टफ होती है, काफ़ी रिजिड होती है। रिजिड क्यों होती है? क्योंकि ये बाहर की साइड होती है, और जो चीज़ भी बाहर की साइड होती है वो क्या करती है? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे देश के जवान हैं, वो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, किसके लिए? वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेल वॉल क्या होती है? अगर एक ही शब्द मुझे लिखना हो इसके बारे में तो ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल में 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, 2 बाउंड्रीज पाई जाती है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि दुनिया के जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें ये दोनों सेल वॉल पाई जाए, सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाए?
सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। माइकोप्लाज्मा, मैंने आपको बताया कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा जीव होता है, सबसे लिविंग सेल जो होता है, सबसे छोटा लिविंग सेल वो है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा के अंदर ये जो सेल वॉल है ये एब्सेंट होती है। और ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर ये सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। ओके, अब देख, अब इसमें जो दूसरी चीज हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप इसी को बोल सकते हो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये यूनिवर्सल होती है, मतलब दुनिया की कोई भी सेल उठा लो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, उन सब में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पाई जाएगी। यूनिवर्सल होती है। अब देख, इस सेल के अंदर तुझे कुछ खाली सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जितना भी खाली स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं, बता, इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो जितना भी खाली स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में आपको बताया होगा कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेमी फ्लूइड होता है। कैसे, लिखो एक बार, सेमी फ्लूइड का मतलब क्या है? देख, अगर इस सेल के अंदर केवल साइटोप्लाज्म होता तो ये फ्लूइड होता, प्रॉपर फ्लूइड होता। लेकिन क्या इसके अंदर केवल साइटोप्लाज्म ही रहेगा? क्या इसके अंदर मैं न्यूक्लियोइड नहीं बनाऊंगी? क्या मैं इसके अंदर राइबोसोम नहीं दिखाऊंगी? क्या मैं इसके अंदर इंक्लूजन बॉडी नहीं दूँ? मैं और भी स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी ना इसके अंदर। तो ये प्रॉपर फ्लूइड ना होकर सेमी फ्लूइड हो जाएगा, मतलब आधा फ्लूइड हो जाएगा। ऐसे समझ, मान ले मैंने एक गिलास लिया और गिलास के अंदर मैंने पानी लिया, तो वो क्या है, फ्लूइड है। लेकिन अगर मैं उसके अंदर आइस भी डाल दूँ, नींबू डाल दूँ, थोड़ा चीनी डाल दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्लूइड ना होकर सेमी फ्लूइड हो जाएगा, मतलब आधा फ्लूइड हो जाएगा। तो इस सेल के अंदर भी केवल फ्लूइड ना होकर सेमी फ्लूइड होता है। केवल इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, इस सेल के अंदर और भी ऑर्गेनेल्स हैं। तो देख, एक सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है उसका न्यूक्लियस। लेकिन हमने अभी बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें मिलता है न्यूक्लियोइड, उसे हम बना लेते हैं। जहाँ भी हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, उस रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। तो देख, इस तरह से ये क्या है तेरा, ये है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोल सकते हो या फिर मेन डीएनए बोल सकते हो। मेन डीएनए क्यों बोला अभी बताऊंगी। जीनोफोर बोल सकते हो, जीनोफोर, या फिर जीनोमिक डीएनए, काफी सारे नाम हैं इनके। जीनोमिक डीएनए, ये सारे क्या है, ये सारे इसके नाम हैं। ये क्या न्यूक्लियोइड है, और न्यूक्लियोइड को हम मेन डीएनए बोल सकते हैं, जीनोफोर भी बोल सकते हैं, जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हैं। ओके, तो देख एक और बात, जो न्यूक्लियोइड होता है ना, जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ये क्या है, डीएनए है। और ये जिस रीजन में प्रेजेंट है इस रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। तो जो हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए लिख, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। डीएनए जो होता है वो होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इस पर फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट ग्रुप्स इससे मिले होते हैं। बहुत सारे फॉस्फेट मिलकर एक डीएनए को बनाते हैं। तो देख, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। PO4 नेगेटिव,
नेगेटिव इस पर चार्ज होता है। तो जब ये नेगेटिव है, आपको एक बात पता होगी, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अनलाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, इस डीएनए को एक जगह रखने के लिए, सेल में एक जगह बांध कर रखने के लिए, इससे हम, ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किससे दोस्ती करेगा, पॉजिटिव चार्ज से। तो ये क्या करता है, इसे हम एक जगह स्थिर रखने के लिए पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन से बांध देते हैं ताकि ये एक जगह टिका रहे। ये क्या है, लिखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड पोली अमाइन, पॉजिटिवली चार्ज पोली अमाइन प्रोटीन। पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब होता है मैनी, और अमाइंस ग्रुप जैसे NH3 पॉजिटिव, अमोनिया 3 पॉजिटिव, पोली का मतलब होता है मैनी। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने दो बाउंड्रीज बनाई, एक सेल वॉल जो कि काफ़ी टफ होती है, रिजिड होती है, और माइकोप्लाज्मा में ये एब्सेंट होती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है इसे, और ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म होता है जो सेमी फ्लूइड होता है किसी भी सेल के अंदर, और ये साइटोप्लाज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस की प्रॉपर दो मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस के ऊपर दो मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए तो यहाँ न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसे हम मेन डीएनए बोल सकते हैं, जीनोफोर भी बोल सकते हैं, जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं। उसके बाद हमने बोला कि जो डीएनए है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ये नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेके आएंगे, दूर भाग जाएंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेके आएंगे, दूर भाग जाएंगे, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ लेकर आएंगे तो इन दोनों में दोस्ती हो जाएगी। हमने वही किया, नेगेटिवली चार्ज डीएनए को हमने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से बांध दिया ताकि ये एक दूसरे से बंधे रहें और सेल के अंदर एक जगह पर टिके रहें। ये बातें हमने अभी तक की। तो देखो, किसी भी सेल के अंदर 99% जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये न्यूक्लियोइड ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी सेल के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल और भी होते हैं। कुछ छोटे छोटे से गोले होते हैं इस तरह से, जिसे आप बोलते हो प्लाज्मिड, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या करता है, कैसे क्या करता है, इन सारी चीज़ों को हम एक एक चीज़ को समझेंगे। जैसे मैंने अभी सेल वॉल के बारे में बताया, मैं इस इंडिविजुअल सेल वॉल को भी आगे एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगी, सेल मेम्ब्रेन को पढ़ाऊंगी, न्यूक्लियोइड को पढ़ाऊंगी, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर आप बोलोगे अभी बता दो मैम कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़ सकते। वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो देखो, इसे प्लाज्मिड बोलते हैं, और इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों बोला जाता है, सारी चीज़ें हम समझेंगे। उसके बाद देख, ये जो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है नहीं, और ना ही न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं ना, वो इस सेल मेम्ब्रेन के साथ, या बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। और कुछ राइबोसोम खुले साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े रहते हैं मस्त। तो ये क्या है हमारा राइबोसोम। और आप बताएंगे अब, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें कितना जो राइबोसोम होता है वो कैसे राइबोसोम पाए जाते हैं, बताओ जल्दी, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो। तो अब मैं बता रही हूँ, देखो राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो 70S पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो
70S पाया जाता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें 70S भी पाया जा सकता है और 80S भी पाया जा सकता है। 70S कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपना आधा आधा काम खुद कर सकते हैं, तो उनमें प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन ही तो काम करता है। डीएनए क्या है? डीएनए तो राजा मॉलिक्यूल होता है, किंग होता है। राजा क्या करते हैं? काम बताते हैं, लेकिन करता कौन है? प्रोटीन करता है। ये डीएनए क्या करते हैं? डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन ही सारा काम कर रहे होते हैं। ओके, तो देख ये क्या है? राइबोसोम है। और ये राइबोसोम कहाँ एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप बोलो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब देख ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये कुछ आपस में इनफोल्ड हो जाती है यहाँ से। मान ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुई, यहाँ से ये फोल्ड हुई और इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना लिए, और यहाँ से भी फोल्ड हुई और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिए। सॉरी, देख, और यहाँ से फोल्ड हुई, रुक, अच्छा बना सकती हूँ मैं इससे बेटर, और इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना लिया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, ये अपने आप को फोल्ड कर सकती है। तो जब ये अपने आप को फोल्ड कर सकती है, इसने अपने आप को अंदर की तरफ फोल्ड किया और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ली। इसे हमने क्या बोला? ट्यूब, ट्यूबुलर। और ये क्या है? ये हमारा वेसाइकल, और ये हमारा लैमेले। आप बोलोगे ट्यूबुलर बता दो मैम क्या होता है, वेसिकल भी बता दो, और ये भी बता दो लैमेले क्या होता है। इन सब को समझेंगे भाई आगे के लेक्चर्स में, कल के लेक्चर्स में इन सबको हम इंडिविजुअली समझेंगे। और इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है मीजोसोम। और ये जो मीजोसोम है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। मीजोसोम हमारे यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे। मतलब अगर मैं अपना एक सेल निकालूं और उसमें मीजोसोम ढूंढूं तो हमारे सेल में मीजोसोम नहीं होते। और जब ये फ्लेक्सिबल होती है तो ये और भी मतलब और भी स्ट्रक्चर्स अंदर की साइड फोल्ड करके और भी कुछ इस तरह से ट्यूब फॉर्म कर लेती है। और इस ट्यूब के ऊपर अलग अलग तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मान लो यहाँ पर ब्लैक तो होते नहीं है, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या है? ये एक ऐसा ट्यूब है जो क्या कर रहा है? पिगमेंट्स को पिगमेंट क्या होता है? कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये एक ऐसा ट्यूब है जो क्या कर रहा है? कलर कंटेन कर रहा है, पिगमेंट्स को कंटेन कर रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर। जहां भी आपको क्रोमा शब्द दिख जाए ना, उसका मतलब ये होता है कलर। और फोर का मतलब होता है ट्यूबुलर या इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ट्यूब बोल दो या फिर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बोल दो। कलर का मतलब पिगमेंट यहाँ होते हैं, पिगमेंट। ओके, तो ये क्या है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की साइड भी फोल्ड हो गई और ये फोल्ड हुई कुछ ट्यूब की फॉर्म में। इस ट्यूब के ऊपर अलग अलग तरह के पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के कलर के पिगमेंट पाए जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी ट्यूब है जो कलर को कंटेन कर रही है, पिगमेंट्स को कंटेन कर रही है, इसलिए इसे हमने क्या बोला? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर के बारे में भी हम आगे अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ये तो हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, लेकिन हम इन सब को देखेंगे, सबको जानेंगे एकदम इंडिपेंडेंटली। ओके, तो क्या ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की साइड ही फोल्ड हो सकती है? क्या ये बाहर की साइड फोल्ड नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, ये बाहर की साइड भी फोल्ड होगी। देखो
ये केवल ये ही क्यों फोल्ड हो रही है? क्यों? क्योंकि जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, वो तो फोल्ड होगी नहीं। तो देख, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाहर की साइड भी फोल्ड हो सकती है, और ये होती भी है बाहर की साइड फोल्ड। ये बाहर की साइड फोल्ड हुई, जिसे हमने बोला फ्लैजिला। ये क्या है? ये है हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला फ्लैजिला क्या करेगा? जो भी बैक्टीरिया चलते फिरते हैं उनके अंदर ही फ्लैजिला होगा। क्यों? फ्लैजिला क्या करता है? फ्लैजिला बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है, मतलब उसके चलने फिरने में ये फ्लैजिला उसकी हेल्प करता है। ओके, अब देख, यहाँ पर कुछ छोटे मोटे और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे फिम्ब्रे। लिख लो यहाँ, आगे इनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। पिलाई, ये क्या है हमारा? फिम्ब्रे। फिम्ब्रे, पिलाई, ये सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। उसके बाद देख, इस सेल के अंदर लगभग ये सेल जो है पूरा हो चुका है। इसके अंदर एक और चीज़ पाई जाती है। देख, अगर ये बैक्टीरिया है तो इसे खाने पीने की भी चीज़ें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये भी खाना कहीं ना कहीं स्टोर करता होगा खाने के लिए। तो ये क्या करता है? इसके सेल में हमारे तरह ऑर्गेनेल्स तो होते नहीं है कि ऑर्गेनेल्स के अंदर खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करेगा। तो ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब सेल के अंदर, ये ऐसे ही खुले में एक तरह के सामान को एक जगह इकट्ठा कर देता है, दूसरे तरह को दूसरी जगह इकट्ठा कर देता है, और भी जो एक जैसे दिखाई देते हैं उनको अलग इकट्ठा कर देता है। और इन सब को बोला जाता है इंक्लूजन बॉडी। लिखो, इन सब को क्या बोला जाता है? इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी। ओके, रिवाइज करवाऊँ एक बार? तो देख, सबसे पहले हमने क्या किया? दो बाउंड्रीज बनाई। सबसे पहले एक बाउंड्री थी सेल मेम्ब्रेन और एक थी सेल वॉल। सेल वॉल जो थी वो आउटर बाउंड्री थी और सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर की बाउंड्री। सेल वॉल जो होती है रिजिड होती है, टफ होती है, और इसमें ये जो सेल वॉल है ये माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। उसके बाद अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होती है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने डीएनए की बात करी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, इसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस की दो प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये बात हम पहले कर चुके हैं। ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए इसे बांधने के लिए हम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन को इसके पास लेकर आते हैं। उसके बाद इस मेन डीएनए के अलावा भी कुछ डीएनए प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये अपनी जो कॉपी है अब रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती इन्हें। ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं और अपने आप डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं और अपना काम खुद ब खुद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में एकदम एक्सप्लेन करेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है नहीं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम है वो जाकर बैठेगा। तो हमने इसे क्या किया, यहाँ पर जो राइबोसोम है वो सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, या फिर कुछ राइबोसोम ऐसे ही साइटोप्लाज्म में खुले पड़े होते हैं। उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होती है तो क्या करेगी ये अपने आप को अंदर की साइड फोल्ड किया, इसने ट्यूब्यूलर बना लिया, वेसाइकल बना लिया और लैमेले बना लिया, और इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं मेसोसोम। इसने एक बार और फोल्ड हुई, इसने क्रोमेटोफोर बना लिया जो कलर कंटेन करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कलर कंटेन करने वाला एक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम क्या कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू क्यों बोला था मैंने उसको? क्योंकि उसके ऊपर ब्लू पिगमेंट पाए जा रहे थे। ओके, उसके बाद हमने बोला कि ये सिर्फ अंदर की साइड थोड़ी फोल्ड होगी, बाहर की साइड भी फोल्ड हो सकती है। ये बाहर की साइड फोल्ड हुई जिसे हमने बोला फ्लैजिला। ये फ्लैजिला क्या करती है? इस बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करवाती है। उसके बाद इसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसे ही खुले में इकट्ठी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल का। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो एकदम अच्छे से जवाब देना। देखते हैं तुमने कितना पढ़ा है।
कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। और टेंशन मत लो, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो नेक्स्ट लेक्चर में समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ समझाया ही नहीं। मैंने एक ओवरऑल डायग्राम बना के बताया है आपको कि एक प्रोकैरियोटिक सेल दिखता कैसा है। दुनिया के जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उन सब में लगभग यही सारे चीज़ें पाई जाएंगी, इनके बाहर कुछ भी नहीं पाया जाएगा। तो देख कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जवाब देना। द जेनेटिक प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड। ऑप्शन लिख देती हूँ मैं। राइबोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन करो। द जेनेटिक मटीरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी करो। कि जो जेनेटिक मटीरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो क्या होता है। वीडियो को पॉज करो और उसमें कमेंट में आंसर लिखो अगर आपको पता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, कुछ हाई फाई नहीं पूछा जाएगा। इस जो भी हमने टॉपिक्स पढ़ा है इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियस, बिल्कुल गलत। न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। और न्यूक्लियोलस जो होता है ये भी नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस का पार्ट होता है न्यूक्लियोलस। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। उसके बाद हमने एक बात पढ़ी थी, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। ये क्या होते हैं, ये एनिमल सेल में होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल तो एनिमल सेल नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल तो एनिमल सेल तो यूकैरियोटिक होता है। तो ये भी कट गया। तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोइड। कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोइड। अभी मैंने पढ़ाया था आपको। सेकंड क्वेश्चन करो ऐसे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा। बताओ बताओ। क्या न्यूक्लियर एनवलप प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, नहीं होती। राइबोसोम होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम क्यों होती है, राइबोसोम एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। जैसे साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, उसी तरह से राइबोसोम भी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। मैंने बताया था ना अभी कि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती, बट यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। किससे एसोसिएटेड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, या साइटोप्लाज्म ऐसे फ्रीली पड़े हुए होते हैं। उसके बाद मिजोसोम, मिजोसोम भी पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा ये न्यूक्लियर एनवलप, क्योंकि नोट पूछा है कौन सा इसमें नहीं पाया जाएगा। तो ये सारे तो पाए जाएंगे, राइबोसोम भी पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाएगा, मिजोसोम भी पाया जाएगा। तो ये सारे तो आंसर नहीं होंगे। आंसर हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर एनवलप। समझ आया कैसे। अब देख, अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे। एंडोस्पर्म आर फॉर्म्ड अंडर। एंडोस्पोर कब बनता है। मैंने आपको बताया था कि जो बैसिलस होता है, रोड शेप बैक्टीरिया होता है, उसमें एंडोस्पोर फॉर्म्ड हो जाती है। कब होती है एंडोस्पोर फॉर्म। क्या कोई बैक्टीरिया है वो एकदम फेवरेबल कंडीशन, एकदम अच्छा से टेम्परेचर मिल रहा है, उसे लाइट मिल रहा है, सब कुछ अच्छी कंडीशन है एकदम, तो क्या एंडोस्पर्म फॉर्म्ड होगा, नहीं। तो यहाँ पर देख, फेवरेबल कंडीशन में नहीं होगा। नेचुरल कंडीशन, इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं। वेट कंडीशन, इसके बारे में नहीं पढ़ा। तो जो एंडोस्पोर है वो कब फॉर्म्ड होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म्ड होती है। एक और क्वेश्चन कर ले जल्दी से यार, बताना कमेंट में कितने क्वेश्चन तुम्हारे ठीक हुए। चलो एक और क्वेश्चन का जवाब दे दो, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर तुमने दे दिया ना आंसर तो 4 नंबर के हकदार बन जाओगे तुम नीट में। साइज ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल।
ऑप्शन भी दे देती हूँ। चल बता, व्हाट इज द साइज ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है उनका साइज क्या होता है? ए, बी, सी या डी? बोल। मैंने आपको बताया था, क्या वो 60S होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या वो 80S होगा? नहीं, ये तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। क्या वो 50S होगा? हमने तो इसका नाम भी नहीं पढ़ा अभी। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 70S। मैंने आपको ये काफ़ी बार बात बता ली कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70S पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों पाए जा सकते हैं। 70S क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और 80S एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड पाया जाता है। तो ये थे हमारे आज की लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रिवाइज करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।